हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज इस वीडियो में हम अपने कुछ यूट्यूब के कमेंट्स देख लेते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से। आप चाहें तो इसको विजिट और सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट NCERT बेस्ड MCQs। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर बॉन्ड के दौरान कितने ड्यूटी आवर्स होते हैं और क्या बॉन्ड सर्व करते समय कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है या कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए। देखिए, ये इनका बोलना है कि जब कोई बॉन्ड ज्वाइन करता है तो उसके दौरान ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं। तो जहाँ तक ड्यूटी आवर्स की बात है तो जो गवर्नमेंट का रूल है वही होता है कि वो 8 आवर्स पर डे, इससे ज़्यादा ड्यूटी आवर्स आपसे ले नहीं सकते हैं। मतलब एक हफ्ते में 48 घंटे की ड्यूटी लगती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आपका बॉन्ड पोस्टिंग है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि अपनी ड्यूटी को डिवाइड भी कर लेते हैं, जैसे 24-24 घंटे की 2 शिफ्ट कर लेते हैं आपस में, है ना, तो उससे उन्हें फ्री डेज मिल जाते हैं। बट कोई कुछ भी वो किसी भी स्टाइल में ड्यूटी को डिफाइन करें या अपना एडजस्ट करें, बट एक रफ आइडिया 8 आवर्स पर डे इसी हिसाब से ड्यूटी पड़ती है। नेक्स्ट, जहाँ तक की बात है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में बॉन्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि अगर आप बिहार में बॉन्ड करते हैं, तो बिहार में जो बॉन्ड है उसके दौरान लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यूपी में, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है यूपी में आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है कि किस स्टेट का आप बॉन्ड सर्व कर रहे हैं। तो उसके लिए आप जो MCC.NIC की जो वेबसाइट है उस पर सबके बॉन्ड दिए हैं, उन बॉन्ड को जाके एक बार पढ़ सकते हैं, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। सर MCH में भी बॉन्ड है, कोई ऐसा भी कॉलेज है जिसमें बॉन्ड नहीं है? देखिए, MCH में काफ़ी सारे, ये भी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट में अलग अलग है। तो जैसे आप दिल्ली स्टेट की बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं है। वहीं अगर आप यूपी की बात करेंगे तो वहाँ पे शायद बॉन्ड है। तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट में आप MCH उठा रहे हैं। तो वो आपको, जब आप MCH ज्वाइन करने जा रहे हैं उस समय आपको हर स्टेट के रिस्पेक्टिव बॉन्ड के प्रॉस्पेक्टस को पढ़ना पड़ेगा, वहीं से आपको आइडिया लगेगा, जो कि आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। सर, आज से 15 साल बाद सुपर स्पेशलिस्ट का क्या स्कोप होगा, कितनी अर्निंग होगी? देखिए, चाहे 15 साल बाद की बात करो, चाहे 50 साल बाद की बात करो, भाई जो भी स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो गई, DM न्यूरोलॉजी हो गई, MCH न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, या जितनी भी ब्रांचेज हैं, स्कोप तो सबका ही रहेगा। डॉक्टर्स तो सबके हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इंसान है तो बीमारियां होंगी, बीमारियां हैं तो उनके इलाज के लिए डॉक्टर चाहिए होंगे, तो स्कोप तो हमेशा रहेगा। जहाँ तक अर्निंग की बात है तो देखो, मैं अपने पुराने वीडियोज़ में ही बोलता हूँ कि अर्निंग में ना, मैक्सिमम अर्निंग की तो मेडिकल साइंस में कोई लिमिट नहीं होती। जिसकी प्रैक्टिस चल जाए, जिसकी प्राइवेट प्रैक्टिस चल जाए, जो अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल दे और जिसके पास पेशेंट आने लगे, तो उसकी अर्निंग तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट हाँ, हम बात करते हैं मिनिमम अर्निंग की। तो जहाँ तक मिनिमम अर्निंग की बात है तो वहाँ पे कोई भी, अगर आप अच्छी ब्रांच में सुपर स्पेशलिटी कर लेते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए तो कहीं भी नहीं जाते। चाहे आप कुछ भी कर लें, 3 से 5 लाख के इंसान तो आप बन ही जाते हो। और बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा कमाना है उसकी तो लिमिट अलग है, वो एक अलग ही चीज़ होती है। सर, लेकिन अगर MS या MD कोर्स कंप्लीट हो जाए 3 इयर्स के बाद तो फिर कोई सैलरी नहीं मिलती? देखिए, अगर आपने सपोज करो किसी मेडिकल कॉलेज से 3 साल की MD या MS कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद फिर आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। आपको वहाँ पे फिर उस MD या MS के दौरान जो स्टाइपेंड मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो नहीं मिलेगा। फिर आप या तो SRशिप ज्वाइन करो, या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चलाओ, या कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करो, वहाँ पे SR ज्वाइन करो, तो उसके दौरान जो सैलरी है वो आपको मिलेगी। बट हाँ, वो जो MD में जो स्टाइपेंड मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। सर, ऑर्थोपेडिक्स में MD नहीं होती है क्या? डायरेक्ट MS ही होती है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया MD ऑर्थोपेडिक्स, लेकिन कोई भी एक्यूरेट वीडियो नहीं मिला। अब आप ही मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, इनका बोलना है कि ऑर्थोपेडिक्स के अंदर MS होता है, MD नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो ऑर्थोपेडिक्स है वो एक सर्जिकल ब्रांच है और उसके अंदर MD नहीं होती। इसमें मास्टर इन सर्जरी की ही डिग्री आपको दी जाती है, जैसे कि जनरल सर्जरी हो गई, आपकी ENT हो गई, आपकी आई हो गई, इसमें सब में MS की डिग्री दी जाती है। ऑर्थोपेडिक्स हो गई, इसमें MS की डिग्री दी जाती है। सर, करंटली तो मैं नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पर आजकल अच्छे से हो नहीं पा रही, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत से न्यू डॉक्टर्स और MBBS स्टूडेंट को कहते सुना है कि आज से 10 से 20 साल बाद डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आपको जॉब नहीं मिलेगी।
एक ने तो कहा कि आप केवल MBBS करके घर पर पनीर नहीं बना सकते हो ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस। आई नो ये थोड़ा वायर्ड है, बट उसने सेम यही लाइन बोली। तो देखिए, जो पनीर वाली बात है ये तो उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दी। ऐसा नहीं है कि आप MBBS करने के बाद पनीर नहीं खा पाएंगे। आप पनीर भी खा पाएंगे, आप चिकन भी खा पाएंगे, सारी चीज़ें खा पाएंगे। और जहाँ तक जॉब की बात है, देखिए मैंने हमेशा बोलता है, लोगों की दिक्कत क्या है कि सबको सेटल करना है दिल्ली में, सबको सेटल करना है मुंबई में, सबको सेटल करना है कोलकाता में, बेंगलोर में, पटना में, मतलब जो मेन सिटीज़ है वहाँ हर कोई सेटल करना चाहता है डॉक्टर बनने के बाद। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कभी देखना, अगर आप गांव में जाते हो, अगर आप गांव में रहते हो, आपके गांव के आसपास के किसी MBBS डॉक्टर को देखना, या वहाँ कोई MD MS रहता है, और आप फिर खुद नोटिस कर लेना कि वो उसकी इनकम कितनी है, वो कितने पैसे कमा रहा है, क्या वो पनीर चिकन खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी, अगर आप किसी फ्रस्ट्रेटेड इंसान की अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे तो वो तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन की बात करेगा। और अगर आप नोटिस करोगे, ज़्यादा उसी टाइप के या तो बहुत यंग डॉक्टर हैं, ठीक है, या जस्ट MBBS में आए हैं। आप इसी इंसान को नोटिस करना कि ये 15 साल बाद क्या वीडियो बना रहा है। देखना उसके पास वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं होगा, जैसे कि मेरे पास नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान अपनी प्रैक्टिस में बिजी होगा और पैसे कमा रहा होगा। ठीक है, तो ये सब बस बोलने की बातें होती हैं। आप कभी भी देखना, आपने कभी 60 साल के डॉक्टर को देखा है कहीं पे यूट्यूब पे ये बोलते हुए कि इस तरह की चीज़ें बोलते हुए, है ना? नहीं, शायद मुश्किल ही होगा, और इक्का दुक्का होगा भी तो उसको हम इग्नोर करेंगे। अगर सच में ही इस प्रोफेशन में इतनी दिक्कत आ जाती ना, तो सारे डॉक्टर इसके अगेंस्ट बोलने लगते हैं। और दूसरी बात, सबसे पहली बात क्या होती कि MBBS की जो सीट है ना मेडिकल कॉलेज में, वो खाली होने लगती। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब ऐसा टाइम आ जाए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS की सीट खाली जाने लगे, इवन या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी MBBS की सीट खाली जाने लगे, लोग MBBS ज्वाइन करना छोड़ दें, समझ लेना उस दिन दिक्कत आ गई है। जैसा कि इंजीनियरिंग के साथ हुआ था, शुरू में हर कॉलेज में इंजीनियरिंग की सीट फुल होती थी, बट आजकल आप देखेंगे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद भी हो गए क्योंकि वहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहे। तो सेम जब कंडीशन आ जाए तब आप समझ लेना कि MBBS में दिक्कत आने लगी है, जो कि हाल फिलहाल तो अभी नहीं लग रहा है। सर, आई वॉन्ट टू बी जनरल सर्जन एंड सर्व द सोसाइटी एंड आई एम नॉट दैट काइंड। पैसा, बहुत सारा पैसा कमाना है, पर क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से हूँ इसलिए मेरे ऊपर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। यूट्यूब पे तो बहुत से डॉक्टर बोलते हैं कि आप MS जनरल सर्जरी करने के बाद हार्डली 1 लाख ही कमा पाओगे। तो देखिए, मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि ये जो 1 लाख वाली जो इशू है ना, जैसे कि अगर आप SRशिप भी ज्वाइन करते हैं दिल्ली के अंदर एज अ जनरल सर्जन, तो जनरल सर्जन की जो सैलरी है प्राइवेट या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें लगभग 1.5 लाख पर मंथ तक है। ओके, आप जाके चेक कर सकते हो। 1.4 लाख से लेके 1,40,000 से लेके 1,50,000 तक के आसपास दिल्ली के अंदर सैलरी है। और सबसे बड़ी दिक्कत वही है लोगों की कि लोग दिल्ली में रहना चाहते हैं, मुंबई में रहना चाहते हैं, बेंगलोर, बड़ी सिटीज़ में रहना चाहते हैं, तो वहाँ दिक्कत आएगी। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, जल्दी पैसा कमाना है MS जनरल सर्जरी करके, तो मैं बोलूँगा आप 2nd टायर सिटीज़ में जाके काम शुरू कीजिए। 2nd टायर सिटीज़ जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पे काम कीजिए, तो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे बड़े शहरों की अपेक्षा में। और होता क्या है कि यूट्यूब पे अक्सर जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, वो जनरली या तो बहुत यंग हैं, बिल्कुल MBBS में घुसे हैं, या फिर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ठीक है, और जो हमेशा बड़े शहरों में रहना चाहते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी। अगर आप बड़े शहर में जाके जल्दी ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे तो उसमें बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पे पहले से वेल ट्रेंड डॉक्टर हैं जो कि बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो मरीज़ आपके पास उतनी जल्दी आएगा नहीं। प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन एंड ऑल्सो मेंशन अर्निंग एंड जॉब प्रोफाइल एंड वेयर डज एन MS जनरल सर्जन वर्क और दे गेट अ सैलरी इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और सम परसेंटेज ऑफ वर्क दे डू। देखिए, इस पे आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको MS जनरल सर्जरी एज अ करियर खुद पूरा एक वीडियो मिल जाएगा। और जहाँ तक आप बात करें, मैं बोल चुका हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में, मुझे दिल्ली का अच्छे से आइडिया है, यहाँ पे 1.4 से लेके मतलब 1,40,000 से लेके 1,50,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है आफ्टर डूइंग MS जनरल सर्जरी SR को। ओके, और जहाँ तक परसेंटेज की बात है, तो देखिए बड़ी सिटीज़ में एज अ यंग सर्जन इस्टेब्लिश करना काफ़ी दिक्कत वाली बात है। आपको या तो काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा लगभग 6 से 10 साल का, या फिर आप टायर 2 सिटीज़ में जाइए, पानीपत, सोनीपत, इस टाइप की जो जगह है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा अर्निंग कर लेंगे। सर, मेरी बेटी की फिंगर छोटी है सर, हम कोलकाता के बाशिंदे हैं सर, कौन से हॉस्पिटल में जाएँ? अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो वो बहुत सारे कॉलेज हैं, RGकर है, NRS है, ठीक है। तो किसी भी मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में पहले आप चले जाइए,
वो अगर चाहेंगे तो वहाँ पे पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे आपको रेफ़र कर देंगे। अब्रॉड MBBS रशिया NSMU यूनिवर्सिटी नेक्स्ट मंथ गोइंग टू ज्वाइनिंग सर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आपकी MBBS शुरू होने वाली है रशिया में। मेरी बस एक ही एडवाइस है कि जाते ही जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में जाएं वहाँ पे जाके पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा अच्छे से, ताकि आपका जो FMEG वाला एग्ज़ाम है उसे निकालने में आपको टेंशन ना आए। सर आपकी बात सुनकर भी डर नहीं निकल रहा है, भले हम अपने क्लास के टॉपर हों पर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए, अगर आजकल इस तरीके के जो कमेंट देते हैं ना, उसमें होता है कि अगर आप टॉपर हैं अपने आपके क्लास के तो फिर क्यों इतना डर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि ओवर थिंकिंग का कोई इलाज नहीं। अगर आप बार बार सोचते रहोगे फालतू चीज़ों को तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। और आपके समकालीन जो बच्चे होंगे वो बिना कुछ सोचे अपनी पढ़ाई करते चले जाएंगे और आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे, आप उनको देखते रह जाओगे। तो ये जो पढ़ने का या लाइफ में आगे जाने का ये जो जज्बा होता है ना या टैलेंट होता है, ये इंसान के ब्रेन की स्टेबिलिटी को भी देखता है कि आप मानसिक तौर पे कितने संतुलित हो। जो लोग मानसिक तौर पे संतुलित होते हैं ना, वो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हुए भी आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो मानसिक तौर पे ज़्यादा संतुलित हैं। वो लोगों की आलतू फालतू बातें नहीं सुनते हैं, बल्कि अपना प्रोडक्टिव टाइम पढ़ाई में लगाते हैं, ना कि फालतू के वीडियोज़ देखने में। तो इसलिए जो इस तरीके से सोचते रहेंगे वो तो सोचते ही रहते चले जाएंगे। ओके सर, इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना है। आप जाइए, आप कुछ नहीं करना, आप इंग्लिश ग्रामर उठाइए और इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना शुरू कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लग जाएगी और आप मेरी वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। सर, JRशिप का परमानेंट जॉब होती है या फिर कॉलेज निकाल देते हैं, जैसे कि एम्स कल्याणी की बात कर रहा हूँ। या देखो, जो JRशिप होती है ना, वो परमानेंट जॉब नहीं होती। मैं पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि JRशिप जो होती है टेम्पोररी जॉब होती है, 1 साल के लिए लगभग। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 1 साल से ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकती है, बट जनरली JRशिप जो है 1 साल की ही होती है। तो इसमें आप लोग बार बार कन्फ्यूज़ ना हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।